बाजार इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां पर लोगों का व्यू दोनों तरह का बिल्कुल बराबर बन रहा है। कुछ लोग बेहद बुलिश हैं जिस तरह की तेजी बनती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों को लगता है कि बाजार फंडामेंटल से कहीं आगे जाकर भाग रहे हैं। तो ऐसे में रुकावट के खतरे भी है। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, हमारे अपने बाजारों के, हमारे अपने भी, और विदेशी बाजारों से, अमेरिका से भी। कई सारे सेक्टर्स और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भरपूर एक्शन में हैं, तो कुछ बिल्कुल सुस्ती के साथ ऐसे ही कोई एक्शन में नहीं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी नियमों के मुताबिक, नए नियमों के मुताबिक ढेर सारा एक्शन है। तो ऐसे में बाजार की दशा, दिशा और गाइडेंस देने के लिए हम बात करने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल सर से, जो कि चेयरमैन है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के और को फाउंडर भी। रामदेव सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो मैं आपका मूड चेक करना चाहता हूं, आप इस वक्त बुलिश हैं, बेरिश हैं या फिर न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल है अभी, मतलब आप सिर्फ मूड की बात करें तो न्यूट्रल है, बट बाकी तो परमानेंटली अगर फुल पोजीशन तो बुलिश ही है ना। बिल्कुल इन्वेस्ट है, बिल्कुल। और ये चीज तो हमने आपसे सीखी है कि जी, ये चीज हमने आपसे सीखी है कि खराब बाजार और तब भी बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, और अच्छे बाजार में भी मौके भले ही कम मिले लेकिन मिलते जरूर हैं। तो चलिए, मूड न्यूट्रल क्यों है और स्टॉक्स पर बुलिश क्यों है, ये बताइए सर। देखिए, तो जैसे दो चार और कंसर्न आ रहे हैं कि ये जो कोरोना जो है यूरोप और हमें सेकेंड वेव भी आ सकता है, और काफी जोर से वापस कुछ कंट्रीज में, जर्मनी, यूके और में काफी वापस से आ रहा है। सो दैट कुड बी, मतलब इससे क्या हो सकता है कि जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। जो अभी जो बाजार की समझ है कि भाई फरवरी मार्च तक कैसे खत्म हो जाएगा और अगला साल जो 21-22 होगा वो नॉर्मल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये मच मोर प्रोलॉन्ग हो सकता है। उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर बिहेवियर ये काफी इम्पैक्टेड है काफी लंबे समय के लिए। तो बिजनेसेस को रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा, वो एक बात है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो इंडिया में जो स्टिमुलस जो आना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस, वो डिले होते आ रहा है क्योंकि उनके खुद के रेवेन्यू सिचुएशन और फिस्कल सिचुएशन काफी टाइट है, या जो भी समझ है उनकी, उसके हिसाब से काफी डिले होते आ रहा है। उससे रिकवरी भी डिलेड होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ऑन द होल की इंडियन रिकवरी थोड़ा डिले होगा। ठीक बात है, तो रिकवरी थोड़ा सा धीमे होने की उम्मीद है। मैं पहले एक बार ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करता हूं, फिर हमारे लोकल बाजारों की बात करूंगा। अमेरिका के इलेक्शन नजदीक है, आमतौर पर इलेक्शन के पास जाने पर बाजार थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो अमेरिका में जो एक तरफा तेजी और खासतौर से आईटी शेयरों में जो इतनी बड़ी तेजी चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ब्रेक लगने की संभावना है, सिर्फ स्पीड ब्रेकर आएगा या फिर पूरा यू टर्न हो जाएगा? मेरे तो समझ के बाहर की बात है अमेरिकन मार्केट्स, लेकिन जो 3 नवंबर को जो उनका इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, फॉर अमेरिकन इकोनॉमी एंड पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट्स। क्योंकि ट्रम्प साहब जो है उनको वो अपना सक्सेस या काफी उनका लगाव है वॉल स्ट्रीट से। सो उनके ना आने से, यदि मान लो वो नहीं आया, रिएक्ट नहीं हुए, तो पॉलिसी चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, मतलब उससे नया एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आएगा। और यदि वो आ गए तो हो सकता है कि जो करंट रैली है वो वापस एक नए एनर्जी के साथ में आगे बढ़े। तो लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो इलेक्शन का आउटकम क्या होगा। तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो 3 तारीख तक चल रही है, जब तक वो बैलेट बॉक्स खुलेंगे। सो ये 1-1.5 महीने जो है ना, वहां से वॉल स्ट्रीट में एट बेस्ट होल्ड करेगा या थोड़ा वीक ही टाइप का रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, इस टाइप का कुछ होगा ऐसा लगता है। ठीक बात है। तो अमेरिका के इलेक्शन पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ अमेरिकी फेड ने कहा है कि 2023 तक हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे चाहे इन्फ्लेशन कहीं भी जाए, क्या उससे एक लाइसेंस है अगले 2 साल के लिए कि दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी में बड़ी मंदी नहीं आएगी, तेजी जितनी भी हो? हाँ, इससे एक बात तो है कि जो एसेट्स, प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं, ग्रोइंग एसेट्स हैं, देखिए क्या हो रहा है कि जो के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो उस टाइप का कुछ होगा। उसमें क्या होगा, करीब 1/3 और 40% ऑफ द कंपनीज ये जो विन करेंगे, एंड अगेन 30-40-50% ऑफ द कंपनीज विल गो डाउन। तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। देखिए कोरोना का अंत होगा ही होगा, 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, जो भी लगे, लेकिन जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा वो बहुत अलग होगा, कई चीजों में बहुत अलग अलग होगा।
तो उससे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपका ट्रेवल में है, टूरिज्म में है, होटलिंग में है, या ईटिंग आउट है, मीटिंग विद द पीपल आर कंसर्न, इवन बिजनेस मीटिंग्स आर कंसर्न। और आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप अब वापस पुराने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्या, मतलब जो कागज में जो बेस्ड है, फिजिकल बेस्ड है, वो पढ़ेंगे क्या? यदि वो नहीं पढ़ेंगे आप तो पेपर इंडस्ट्री का क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे डिफिकेशन है, वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर, सी अल्टीमेटली वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिल्ट अराउंड कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर जो है उसमें कितना बदलाव आएगा? देखिए आपका अभी 6 महीना हुआ है तो एक लेवल का बदलाव समझ में आ रहा है, लेकिन यदि ये 12 महीना हो गया, 18 महीना हो गया, तो इसमें बदलाव कितना परमानेंटली आ जाएगा कि भाई हमको अभी बिजनेस के लिए हमको ट्रेवल करने के लिए सब जूम से करेंगे या डिस्टेंस से करेंगे, तो उससे तो बहुत कुछ अंतर पड़ेगा, है ना? कई चीजें अच्छी भी होंगी और कई चीजें खराब भी होंगी, कॉस्ट कम हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो ये अच्छा, आपका जो सेल्स मार्केटिंग जो है पहले बहुत पैसे में कम होता था, अब बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें बेनिफिट किसका होगा? जिसका जो सक्सेसफुल कंपनी है और जो बड़ी कंपनीज है वो पहले से पहले टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेंगे, एंड जो पहले 20% या 30% तक पहुंचते थे वो 50 और 60% तक पहुंचते थे। तो जो स्केल का जो एक मजा आएगा, जो सक्सेसफुल कंपनी है, बड़ी कंपनीज है उनको, और यदि एजाइल मैनेजमेंट है, तो वहां पर मेरे ख्याल से एक क्लियर विनर्स आएंगे कंपेयर टू छोटी जो मीडियम साइज कंपनी थी और कंपनीज थी। वो इस रेस में, पोस्ट कोविड रेस में मेरे ख्याल से कॉम्पीट करने में तकलीफ होगी। ठीक बात है। अच्छा सर, भारतीय बाजारों के लिए इस वक्त एक खबर के लिहाज से जो एक सबसे बड़ा ट्रिगर लोग मानकर चल रहे हैं वो ये कि चीन के साथ सीमा पर जो तनाव चल रहा है उसका आगे किस तरह से, किस लेवल पर कितना जल्दी सॉल्यूशन आता है, इसको कितना बड़ा रिस्क आप बाजार के लिए मानते हैं, पहली चीज। और दूसरा ये कि क्या अगर ये रिस्क कम हो जाए, खत्म हो जाए, दोनों जगह शांति का संकेत आए तो क्या बाजार और तेजी से भाग सकते हैं? अभी तक ऐसा तो समझ कि ये है तो बहुत चिंताजनक चीज, लेकिन मतलब फाइनली इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है। मतलब दोनों तरफ से काफी कंस्ट्रेंट है, दोनों तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके ये मामला डिप्लोमेटिक लेवल पे सुलझ जाए, ये एस्केलेट ना हो। लेकिन ये टेंशन चलते रहेगा और मेरे ख्याल से काफी लंबा चलेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि ये है तो सीरियस मैटर, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि इट मे नॉट गो टू फुल फ्लेज्ड वॉर और एनीथिंग लाइक दैट। उस टाइप का डेंजर मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा असेसमेंट बहुत शैलो है। अच्छा, दूसरा जो एक बड़ा खतरा है भारतीय बाजारों के लिए, जैसा आपने कहा भी कि अभी कई देशों में कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का खतरा हमारे यहाँ भी है? जिस तरह से कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो बाजार की तेजी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखिए अभी तो पहला राउंड ही खत्म नहीं हुआ, अभी भी हम लोग पिक ऑफ ही कर रहे हैं। 1 लाख के आसपास केस है, 90-95 केसेज हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि टॉप आउट हो, 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि वहीं रुका हुआ है 90-95 में। तो हम तो अभी पहले राउंड से ही बाहर नहीं निकले। उनका तो मतलब सेकंड राउंड, मतलब यदि वहां सेकंड राउंड हो सकता है तो इंडिया में तो पक्का हो सकता है सेकंड राउंड। तो पूरा कोविड का जो रेजोल्यूशन है और वैक्सीन का एफिकेसी जो है, अच्छा वैक्सीन की सिर्फ पर आ गया, वैक्सीन इज नॉट कि ऐसा पाइन बाय स्काई नहीं है कि मतलब कभी आएगा ही नहीं। तो या नवंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी, यही बात है बस। जब आएगा तो कितना इफिकेसी होगा कि 3 महीने के लिए अच्छा होगा, 6 महीने के लिए अच्छा होगा, साल भर के लिए अच्छा होगा, ये बात कितना इम्यूनिटी कितने दिन के लिए मिलेगा ये भी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि भाई 20-30 कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पे उसका ट्रायल हो रहा है। और इंडिया मतलब इट माइट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नेशंस इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स फॉर वेरियस इनोवेटर्स, चाहे वो रशियन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो, और इंडियन से 3-4 हैं वो उनके। तो यहाँ पर ये बात जो है काफी बड़ी होगी। और हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर 20 में भी शुड सी एक या 2 कैंडिडेट जो है ना वैक्सीन के, ये पक्के आने चाहिए। सो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा देखिए कई रिफॉर्म्स हो रहे हैं साइलेंटली, काफी रिफॉर्म्स है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है ऐसा इट इज बिल्ड आउट टू बी वेरी लार्ज रिफॉर्म, बहुत बड़ा सेक्टर है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर। तो वहां पर जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड में या फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको फ्री करना, उसका इफेक्ट अगले साल तो नहीं आएगा, लेकिन अगले 4 मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। यदि पॉजिटिवली अच्छे से एग्जीक्यूट हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और मेरे ख्याल से लगता है इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि यदि आपका फूड ग्रेन सप्लाई स्टेबल हो, प्राइसिंग स्टेबल हो, तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर अंतर पड़ सकता है। यदि आपका
onion भी अनलिमिटेड, मतलब फार्मर इज इंसेंटिवाइज्ड राइटली टू प्रोड्यूस ओनियन इन मिलियंस ऑफ टन्स, तो भाव भी बढ़ेगा उसका। तो ये चीज जो है, ये रिफॉर्म जो है, ये छोटा लगता है, मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इसका इफेक्ट और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट, जैसे आपका भी फार्मर्स के लिए अच्छा होता है तो फूड ग्रेन प्राइसेस के लिए भी अच्छा हो सकता है, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि काफी बड़ा मूवमेंट है, और इसका भी समझना चाहिए कि ट्रैक्टर्स को बनना पड़ेगा, फर्टाइजर इनपुट्स को बनना पड़ेगा, या जो वहाँ के कंज्यूमर आइटम्स हैं उनके ऊपर बनना पड़ेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज को बनना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, 50-60% ऑफ पॉपुलेशन इज इम्पैक्टेड। तो उधर भी कुछ पॉजिटिव साइंस वाली कंपनीज आ सकती हैं। और आप देखिए फर्टिलाइजर कंपनीज जो है, या केमिकल कंपनीज हैं, या रूरल ओरिएंटेड कंपनीज है, वो काफी अच्छा किए हैं बाजार में। एब्सोल्युटली। मैं आपसे इस पर सवाल पूछने वाला था, लेकिन कि आपने पहले ही इस पर जवाब दे दिया, बता दिया कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जाए, जो किसान बिल पास किया गया है, और उससे काफी कुछ बदलाव आगे होते हुए दिखेंगे। आइए सर, कुछ और बदलाव हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उस पर मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। जो कुछ मल्टी कैप फंड्स के लिए जो एलोकेशन की लिमिट सेबी ने वापस से तय की है, आप कैसे देखते हैं उससे, और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मतलब उनका सोचना, रेगुलेटर है, उनका सोचना सही है कि भाई इट इज नॉट ट्रू टू द लेवल जैसे मल्टी कैप। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ा कैटेगरी है, और इसमें पॉपुलर है, इसमें मेरे ख्याल से कस्टमर्स का कोई कंप्लेंट नहीं है। और देखिए, जो मल्टी कैप जिसमें नाम तो एक दिया हुआ है, ये क्या होता है, एक नाम होता है कैटेगरी का, और दूसरा जो उसके सामने डिस्क्रिप्शन होता है कि फंड मैनेजर क्या कर सकता है। तो उसमें ये मैंडेट था जब ये कैटेगरी आया कि भाई आप 65% इक्विटी रखें एंड 35% कुछ भी कर सकते हैं। सो 65% इक्विटी में भी आपने जो है ना कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन भी दिया कि मल्टी कैप है, आपको जो खरीदना हो खरीदो। तो बेसिकली 65% इक्विटी प्लस 35% बैलेंस फ्री इक्विटी, सो 100% यू आर अलाउड टू मैनेज द वे यू वांट। सी क्या है, देखिए इक्विटी मैनेजमेंट में ये बहुत डिफिकल्ट है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शन रहो तो उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी आइडियाज ज्यादा आते नहीं। जो फंड मैनेजर है उसको आइडिया का कंस्ट्रेंट बहुत रहता है, तो उसको जो आइडियाज आता है, तो जितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कि भाई मैं आज 5% या 10% मैं स्मॉल कैप कर दूं, कल जाके मालूम पड़ा कि लार्ज कैप की हालत बहुत खराब है, कंटिन्यूअसली फॉर 5 years मिड एंड स्मॉल चल रहा है। तो ऑब्वियसली जितने ये मल्टी कैप फंड्स हैं, वो धीरे धीरे उनके रेशियोज बढ़ेंगे इधर, क्या नाम है, जो अभी 70-80% जो लार्ज कैप है वो दैट बिकम 60-65%, बट दैट फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी विद द फंड मैनेजर। अब सवाल क्या है, रेगुलेटर की जो मंशा है, जो उनकी जो इच्छा है कि भाई इट इज नॉट टू द लेवल, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें कि भाई आप जो अभी के जो फंड्स हैं उनको आप फ्लेक्सी कैप का परमिशन दें, उनको रीलेवल कर दीजिए, उनको बोलिए कि फ्लेक्सी कैप कर दें। तो जो अभी का जो ये है, एंड देन दैट मल्टी कैप बिकम्स अ न्यू कैटेगरी, एंड देयर वी कैन अगेन लॉन्च to the level, we can launch new funds and expand the mutual fund business and go ahead about it, because regulator has the two roles, one of that of regulation and second is that of development. So यदि वो development इधर देखेंगे तो इससे पूरा mutual fund business expand होगा, customers will get what they want and in a best possible fashion. तो सर, जो लोग सोच रहे कि इन बदलावों के चलते ढेर सारी खरीदारी आएगी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, स्पेशली स्मॉल कैप शेयरों में, जो क्या ये सोचना ठीक है, या फिर ऐसा फंड मैनेजर कोई यूफोरिया में जल्दबाजी में खरीदेंगे नहीं, दूसरे रास्ते काफी अवेलेबल है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये समझ के शेयर खरीदना गलत है। आप शेयर खरीद रहे हैं, आपको कोई बहुत छोटी कंपनी 200 करोड़ कंपनी है, आपको पसंद है, अच्छा लगता है, उसका क्वालिटी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, आप डेफिनेटली खरीदें। लेकिन ये सोचिए कि ये मल्टी कैप वाले 30-40 हजार वो शेयर खरीदे, मैं पहले से खरीद लेता हूँ और जब ये आएंगे तो उनको मैं बेचूंगा, मेरे ख्याल से ये गलत है। सट्टा नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। और वैसे भी फंड मैनेजर्स ज्यादा स्मार्ट हैं आम इन्वेस्टर से। अगर कोई ये सोचे कि मैं आज खरीद के 3 महीने बाद फंड मैनेजर को बेच दूंगा, तो शायद वो गलत होगा। लेकिन एक और चीज है सर, एक्शन सेकेंडरी मार्केट में नहीं,
प्राइमरी मार्केट में भी भरपूर है, एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओ आ रहे हैं, लिस्टिंग और तगड़ी हो रही है, लिस्टिंग के दिन डबल हो रहे हैं पैसे। आपके गुरुदेव ने अमेरिका में पैसे डबल किए, आप यहाँ पर डबल कर रहे हैं। ये आईपीओ मार्केट में जो ये इतना सारा एक्शन है, ये वाकई में सही है या यूफोरिया है सर? ये आईपीओ मार्केट काफी दिन से बंद था और लिक्विडिटी बहुत भयंकर है। आप देखिए इसमें क्या नाम है, आपका जो फिक्स इनकम है ये तो एकदम क्रैश हो गया, 4-5% मिलता है। तो ये क्या है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को उतना पसंद है नहीं, मतलब कि फिक्स इनकम इतना लो रेट, अच्छा लिक्विडिटी जाए कहाँ फिर? सो देयर इज लॉट ऑफ आइडल लिक्विडिटी। अच्छा सेकेंडरी मार्केट में भी नेट इन्वेस्टर्स ने उतना कमिट नहीं किया लास्ट 1-1.5 साल में। सो देयर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी सिटिंग ऑन द फेंस एंड दे हैव बिकम स्पेक्युलेटिव। देखिए आईपीओ आते हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ पॉप, 20%, 30%, 40%। तो जहां से 10-20% की जगह दिखी तो वो कहानी बड़ी रहती है, फिर उसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, 100 टाइम्स सब्सक्रिप्शन। सो ये जो चीज जो है, ये एक्सेस लिक्विडिटी की कहानी है। अब इसमें मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए कि वो उनको रेवेन्यू की तकलीफ है तो डाइवेस्ट, अभी दिस इज द टाइम टू डाइवेस्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सो दैट जितना भी डिमांड है, ये मेरे समझ में आ रहा देखिए कि बाजार में अच्छे शेयर की बहुत डिमांड है और इसके इश्यूअर्स यदि मान लो गवर्नमेंट को करने का है तो दे शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू लिक्विडेट देयर पोर्टफोलियोज। मतलब गवर्नमेंट को जितना भी लाख रुपए इकट्ठा करने का है। अब देखिए वो हैप्पीएस्ट माइंड में 1,06,000 करोड़ का डिमांड है 700 करोड़ के इशू के लिए। तो मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा मतलब में लिक्विडिटी ओवरहैंग है, इक्विटी मतलब जो डिजायर है इक्विटी इन्वेस्ट करने का, लेकिन उतने अच्छे शेयर नहीं मिल रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी का जो ओवरहैंग है, और ये बढ़ते आएगा लिक्विडिटी ओवरहैंग, यदि मान लो ग्रोथ नहीं आया इकोनॉमी में तो ग्रोथ कैपेक्स होगा नहीं, ग्रोथ कैपेक्स नहीं होगा तो ये सब आइडल खड़े रहेंगे, सब रिस्क कैपिटल। तो ये आई थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफलोड सम गुड शेयर्स इन द मार्केट। ठीक बात है। तो अच्छा सर, इस पूरे लॉकडाउन में शायद आपने भी नहीं सोचा होगा जितना आपका सेक्टर बड़ा एक्शन में रहा है। सारे ब्रोकर्स के अकाउंट ढेर सारे खुले हैं, वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस में बढ़ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर बड़े फिर से एक्शन में आ रहे कि वही कि घर पे बैठे बैठे चलो कुछ नहीं तो ट्रेडिंग ही किया जाए, थोड़ा पैसा बनाया जाए। पैसा बना भी है, आईपीओ कैम्स का आ रहा है, एंजल का आ रहा है और सारी ब्रोकिंग कंपनियों के रिजल्ट भी दमदार आए हैं। क्या इस सेक्टर की री-रेटिंग हो रही है या फिर ये 4 महीने की चांदनी है? अनिल, सबसे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर इज ब्रोकिंग सेक्टर। मैं तो 30 साल से हूं मैं इसमें। जब सोचो कि बहुत तकलीफ आने वाला तो बूम आता है, और जब लगता है बूम अब चलेगा लंबा तो बस हो जाता है। तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, बट इट इज अ मतलब ठीक है। देखिए इसमें अभी जो जैसे आप जीरो इंटरेस्ट रेट की बात की, जीरो इंटरेस्ट रेट टिल 23, तो 23 का मतलब नहीं है टिल बी जीरो टिल दे नीड टू बी जीरो। तो इसलिए क्या 30 तक भी जीरो में रहेंगे, और यदि मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा दिखा 21-22 में तो तब भी भाग जाएंगे। लेकिन अभी फोर्सेबल फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट नीचे दिखता है ग्लोबली, और इसके चलते मेरे को लगता है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहेगी और इक्विटी वैल्यूएशन फॉर गुड कंपनीज विल बी फैंटास्टिक। तो ये एक्साइटमेंट बना रहेगा अभी बुकिंग इंडस्ट्री में, और उसका वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। और दूसरा क्या है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कि एक तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और दूसरा नंबर ऑफ प्लेयर्स, एक्टिव प्लेयर्स, जो मतलब है स्केल की आप बात किया शुरू में, वो चीज यहाँ भी काम कर रही है। तो कई छोटे ब्रोकर्स जो हैं या तो एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, आउटराइट बंद कर दे रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द कंट्री आर रिड्यूसिंग, द एक्टिव प्लेयर्स आर रिड्यूसिंग। जो मार्केट शेयर है वो टॉप 50 ब्रोकर्स का या 25 ब्रोकर्स का वो बहुत कंसोलिडेट होते जा रहा है, तो डबल बेनिफिट है। ओके। तो अच्छा सर, एक और चीज जो नए इन्वेस्टर्स अभी पिछले 4-6 महीने में जुड़े हैं और उन्होंने बाजार में न तो उतार चढ़ाव देखा है नहीं नुकसान, उम्मीद करें ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा हर वक्त होगा ये तो संभव है नहीं। तो उनके लिए क्या सलाह होगी, क्या राय होगी, किस तरह की तैयारी रखें अगर बाजार में थोड़ा भी करेक्शन आए, ऊपर नीचे हो, तो सावधानियां क्या रखनी चाहिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए? देखिए, आप यदि इन्वेस्टर की बात किए हैं, इन्वेस्टर स्पेकुलेशन में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। यदि आप द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, वो यदि अच्छी कंपनी खरीदेंगे इस बाजार में भी, तो एक तो जब भी बाजार का पीक आउट होगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में या जब भी, तो उनको करेक्शन होगा ही होगा। मतलब बाजार का गिरना या उनके शेयर का दाम गिरना गलत चीज नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन आप पहली बार देखते हैं क्योंकि आप नए हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और यदि इन्वेस्टर है तो आपको वो ट्यूशन फीस भरना पड़ेगा, वो करेक्शन आपको देखना पड़ेगा, दर देखना पड़ेगा, और वहां से फिर वापस बाजार चलेगा, आपके शेयर चलेंगे।
तो ये जो अप एंड डाउन का जो जर्नी है, डाउन से टेम्पररी एंड अप से परमानेंट, जो इंडिया का जो कहानी है, मतलब मैं देखा हूँ 85 से 300 350 का सेंसेक्स अभी 35,000 37,000 हो गए। तो ये तो 100x मेरे सामने हुआ है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हो गया, लेकिन वो फेस होना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब आप एंटर करते हैं, आप यंग हो, आपका एज आपके साइड में है, तो आपको 20 25 30 साल के लिए 50 साल के कमिट होना पड़ेगा बाजार, तब जाके आपके पैसे कंपाउंडिंग होगी और इतने पैसे बनेंगे कि आपको हिसाब नहीं आए। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा सर, अब सवाल मेरा ये है कि इस मार्केट में चलेगा क्या, कहाँ तेजी होगी, कहाँ अभी भी आपको लगता है कि कंफर्ट है इतना बढ़ने के बाद भी? ये जैसे कई सेक्टर, जैसे ये टेक है, जो अपना इंडियन टेक है, ये ग्लोबली मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और देखिए पूरी दुनिया चल रही है अभी ये टेलीकॉम और टेक के बेसिस पे। मतलब मेरे को जो समझ में आया कि भाई टेलीकॉम एंड टेक ऑन टॉप ऑफ इट, ये है जो आपको पूरी दुनिया चला रही है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे आपसे हम जुड़े हुए हैं, अभी आपकी स्टूडियो आने की जरूरत नहीं पड़ी, हम यहीं से कर रहे हैं, आप भी शायद घर से ही बात कर रहे होंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो पावर है, ये इसका जो है अगले 2-3 साल में, 4 साल में और ज्यादा उभर के आएगा। क्योंकि अभी तो क्या है, कोविड में सब जैसे था वैसा चला रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है कॉर्पोरेशंस को, बिजनेसेस को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अभी टेक्नोलॉजी स्पेंड बढ़ानी पड़ेगी और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ते जाएगा। और खाली टेक्नोलॉजी तक नहीं रहेगा, इसमें सीईओ या इट, अब जो टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रेटजी। अभी पहले क्या था, टेक्नोलॉजी वाज ओनली हेल्प और सपोर्ट, अभी क्या इट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रेटजी। तो मेरे को लगता है कि ये सेक्टर जो है ऐसे भी ये बहुत अच्छा चलाया हुआ सेक्टर है, इसमें काफी अच्छी कंपनी, छोटी बड़ी मिड साइज सब तरह की कंपनी है। मेरे को लगता है ये सेक्टर का अच्छा भी रेटिंग जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएगा। इसमें स्केल है, बहुत बड़ा स्केल, इसमें ग्लोबल स्केल है। और जैसे TCS है, इन्फोसिस है, ये सब जितने कंपनीज है, HCL टेकओवर है, विप्रो है, तो ये सब कंपनी का ग्लोबल स्केल है और ग्लोबल प्रॉफिट लेवल भी है। तो ये सेक्टर ऐसा लगता है कि अच्छे समझ के यहाँ पर ये इस सेक्टर में अभी भी जगह दिखता है। आपका टेलीकॉम में तो आपको मालूम है कहानी क्या चल रही है, वहां पर भी ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ी शांति है अभी आफ्टर AGR डिसीजन के बाद, लेकिन ये सेक्टर में एक्शन होगा, क्योंकि इसके कारण से ही सब इंटरनेट सब जगह जा पाया है अल्टीमेटली। तो बैकबोन जो है पूरा इनके ऊपर ही है। सो मेरे को लगता है कि इसका भी आगे अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा फार्मा तो है ही आपका, बिकॉज ऑफ कोविड इट हैज हेल्थ केयर डिजास्टर है। एक चीज मैं सुनाई पड़ा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत फियर आ गया है बिकॉज ऑफ करंट कंडीशंस। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो है जी, उनको कुछ अनयूजुअल बेनिफिट हो सकता है, इन द सेंस दैट उनका बिजनेस कंडीशंस कैन बी वेरी गुड एंड द प्राइसिंग पावर भी आ सकता है इन द इयर्स टू कम। तो ऐसे जो है आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए अभी अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट कोविड के लिए, अभी जो तकलीफ है एक साल के लिए, इसको लीप ईयर समझिए, 2021 को आप लीप ईयर समझिए। तो मेरे को दो ही थीम समझ में आता है, एक तो जो पोस्ट कोविड जिसमें स्केल और जो बिजनेसेस बढ़ेंगे, बड़ी कंपनीज, वो एक स्ट्रेटेजी में आता है। और दूसरा एक है कि जहां पर अर्निंग्स पावर नहीं टूटा है लेकिन अर्निंग्स टूट गए, आप समझे आप। जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर का जो अर्निंग्स पावर है वो 46-47 हर बार बैटिंग करें, लेकिन कभी कभी वो जीरो में भी आउट होते हैं। तो अभी कंपनीज का, कई लोगों का कंडीशन जो है वो जीरो अर्निंग्स हो गए। इसका मतलब ये नहीं है उनका अर्निंग्स पावर खत्म हो गया। परफेक्ट। लेकिन बाजार जो है, इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, क्या बोले जी। हाँ, सो ये जो अर्निंग्स पावर इंटैक्ट है, जैसे आपका एविएशन है, एविएशन में दो टाइप की कंपनी, एक कंपनी जो जीतेगी और एक कंपनी, और जो 2-3 कंपनी जिनकी बहुत बुरी हालत है। हाँ, तो बाजार में क्लियरली डिफरेंशिएट कर, जो विनर होगा वो उतने ही घाटे में है अभी, लेकिन उसको बाजार बहुत अलग ढंग से वैल्यूएशन कर, और जिनकी हालत बहुत खराब है उनको कोई पूछने वाला भी नहीं। तो ये देखने का है कि भाई पोस्ट कोविड दुनिया वापस नॉर्मल होगी, 99% नॉर्मल हो जाएगी, तो बहुत इधर उधर होगा, लेकिन 90-95% भी नॉर्मल, लेकिन सब कंपनीज नॉर्मल नहीं होगी, दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। तो जो कंपनी नॉर्मल होगी और जीतेगी, उनके ऊपर अपने को मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है।
सर आखिरी सवाल, गोल्ड और रियल एस्टेट पर अगर आपका कोई व्यू है तो गोल्ड और रियल एस्टेट आगे कैसे रहेंगे? ये गोल्ड तो मेरे समझ में नहीं आता है, बिकॉज इन्फ्लेशन मेरा दिखता है दुनिया में। तो ये गोल्ड प्राइस हम लोग डिटरमिन नहीं करते हैं, इंडिया वाले डिटरमिन नहीं करते। गोल्ड प्राइस होता है दुनिया में जो भी खेला है अगेंस्ट इन्फ्लेशन या डॉलर जो भी। लेकिन मेरे को इन्फ्लेशन नजर नहीं आता, तो मेरे को समझ में आता है कि हाउ गोल्ड कैन कीप रैलिंग। तो 2000 वाला 2223 हो जाए, ऊपरी बात नहीं है, बट मेरे को लगता है बहुत तेजी दिखता है उसमें। लेकिन आई वुड still think that gold is not the asset to go in. Real estate लगता है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपका जीरो इंटरेस्ट है, लिक्विडिटी है, तो लोग जो शेयर खरीदने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली घर तो खरीदेंगे ना। तो जिनको यहाँ तो घर का एकदम मैसिव शॉर्टेज है इंडिया में, तो यदि आपका थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी भी कम हो गया है, तो प्राइसेस कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, मॉर्गेज रेट्स कम हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें वापस जान आनी चाहिए। 10-12 साल हो गया है और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, ये जब तक नहीं चलेगा ना, तब तक ब्रॉड रिकवरी इकोनॉमी भी नहीं होगी, और यदि ये चलेगा तो आप रोक नहीं सकते कंट्री। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दो बिल्डर से बात कर रहा था, तो वो बोले सर काफी इंक्वायरी है, अच्छे डील्स भी हो रहे हैं, तो इतना मायूसी का माहौल नहीं है वहां पर, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और सभी एसेट क्लास पर, इंटरनेशनल लोकल मार्केट्स पर हमारे दर्शकों को अपनी राय और गाइडेंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे रामदेव अग्रवाल सर, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो बताते हैं कि बाजार में मूल माहौल तेजी का बरकरार रहेगा। अच्छी शेयरों पर आप भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते रहें। इस खास शो में इतना ही, नमस्कार।